देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कार एयर कंडीशनर, है ना। अगर कार एयर कंडीशनर के बारे में बात करें तो कार एयर कंडीशनर जैसे हमारा रूम वगैरह होता है तो रूम को तो कूलिंग प्रॉपर तरीका से प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन होता क्या है कार में किस तरह से कूलिंग प्रोवाइड कराएंगे, है ना। और कार में बिजली तो होती नहीं है, किस तरह से हम डिजाइन करें कार को जिस तरह से कार की एसी हमारी प्रॉपर तरीका से चल सके और जो कार के अंदर बैठा हुआ बंदा हो तो कंफर्टेबल फील हो, है ना। अब देखो जरूरत क्या पड़ती है, ऐसे क्या कारण आ जाते हैं हमको कार में एसी लगाने की जरूरत पड़ जाती है। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि कार होती है उसमें ग्लास वगैरह लगे होते हैं तो घर क्या होता है हीट अंदर आ जाती है और ट्रैप हो जाती है। ट्रैप का मतलब उसमें फंस जाती है और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है ना। तो इस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसका अंदर का जो तापमान है वो बाहर के तापमान से भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो इट मीन्स हमको जरूर, और उसके अलावा उसके हीट है, इंजन वगैरह है, इंजन से भी हीट वगैरह बाहर निकलती है, वो भी उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है ना। इस बाहर की हीट की वजह से और कहें मान के चलो कि आपके कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं उनकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है जब चलते हैं, और सनलाइट की पड़ने की वजह से भी हमारी कार काफी हीट हो जाती है। इस हीट को ओवरकम करने के लिए, है ना, और जो इंसान उसके अंदर बैठे हुए हैं, ये पैसेंजर बैठे हुए कंफर्ट में पहुंचाने के लिए इसका यूज करते हैं कार एयर कंडीशनर का। ठीक है, एयर कंडीशनरों का उपयोग प्रारंभ में कमरे कमरे के लिए इस्तेमाल करते थे और कुछ विशेष स्थानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मॉल वगैरह ऐसे हुए। लेकिन आज क्या है इसकी जरूरत बढ़ती जा रही है, जैसे कारों में भी आजकल यूज करने लगे हैं ना। कारों में छत से गर्म हवा होती आती है, इंजन से भी गर्म हवा निकलती है, और सूर्य की तेज सूर्य से जो हीट आ रही है उसके कारण भी उसके अंदर और गर्मी बढ़ती चली जाती है ना। अब नॉर्मल सी बात है, इतनी गर्मी बढ़ेगी तो मनुष्य जो उसके अंदर बैठा है उसको भी परेशानी शुरू हो जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, कार में हम क्या लगाते हैं, एयर कंडीशनर लगाते हैं। इसी को बोलते हैं कार एयर कंडीशनर, है ना। अब कार एयर कंडीशनर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये बता चुका हूं मैं, है ना। अब देखो देखें उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखो एवोपरेटर होता है सबसे मेन, जो अंदर साइड में होता है कार के, है ना। एक्सपेंशन वाल्व ये भी लगा होता है, ये साइड ग्लास है, ये रिसीवर है, ठीक है, पता है सारी। सक्शन थ्रॉटल वाल्व भी पता है, बाल भी पता है आपको, बाल लगे होते हैं बाहर साइड में। वैक्यूम स्विच लगा होता है, ठीक है। ये कंप्रेसर है, ये आपके इंजन साइड में लगा होता है बाहर, ठीक है। और ये कंप्रेसर कैसे चला जाता है, आपका जो मोटर की शाफ्ट होती है ना, इंजन की, जो गाड़ी का इंजन होता है उसकी जो शाफ्ट होती है उससे इसका कंप्रेसर चला जाता है। इसको बोल सकते हैं मोटर ड्राइवन। क्या मोटर ड्राइवन किससे चला जा रहा है, इंजन से चला जा रहा है, ठीक है। कंडेंसर कहाँ लगी होती है, ये भी बाहर की साइड लगी होती है गाड़ी के। अब बात करते हैं इसके अंदर के साइड में कुछ स्विच लगे होते हैं। स्विच का मतलब कुछ बटन लगे हुए हैं। एक तो होता है थर्मोस्टेटिक नियंत्रण रिंग। तो थर्मोस्टेटिक नियंत्रण रिंग का मतलब ये है कि अगर हमें गाड़ी के अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, जितना भी टेम्परेचर हमको गाड़ी के अंदर मेंटेन करके रखना है, तो वो किससे करते हैं, हम इसकी मदद से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लो करना है, हाई करना है, मीडियम करना है, कितना भी करना है तो किसका यूज करते हैं, थर्मोस्टेटिक नियंत्रण रिंग से। या जैसे कि फ्रिज में लगा होता है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे आपका थर्मोस्टेट रेगुलेटर लगा होता है, उसी तरह आपका कार एसी में भी लगा होता है। बात करें ब्लोअर स्विच की, तो ब्लोअर स्विच का मतलब क्या है, जो उसमें ब्लोअर लगा होता है, पंखा लगा होता है, उस पंखे की कितनी स्पीड रखनी है ना। ब्लोअर के अंदर जो हवा फेंक रहा है उस हवा को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लोअर स्विच का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ऑटो रिले। देखो ऑटो रिले का काम बताया था मैंने। रिले का काम क्या होता है, जब कंप्रेसर को ऑन ऑफ कराने के लिए ना, कंप्रेसर ऑन कराने के लिए, ऑफ कराने के लिए इसका काम खत्म हो जाता है। बस कंप्रेसर में 3 वायर टर्मिनल कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, है ना। शुरुआत में ये बात तो कॉमन लगा होता है, रनिंग और स्टार्टिंग को दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारी रिले लगी होती है। ये दोनों तारों को टच करा देती है और हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। उसके बाद ये स्टार्टिंग वाले पार्ट को इससे अलग कर लेती है। सिर्फ हमारी कंप्रेसर पे किस पे रन करता है, कॉमन और रनिंग पे रन करता है, 2 तारों से चलता है, कॉमन और रनिंग। शुरुआत में पड़ती है स्टार्टिंग, ठीक है। ग्रिल्स क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाली ग्रिल्स है सारे। ग्रिल्स का मतलब जाली। जैसे कि आपका वाटर सॉरी कूलर होता है घर में जो यूज करते हैं, जो सामने वाला पैनल होता है, पंखड़ी से हम हवा को इधर उधर कर देते हैं, तो क्या काम करता है, इसमें ग्रिल का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्किंग मेथड ऑफ कार एसी। तो कार एसी का वर्किंग मेथड बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हमारा नॉर्मल एसी का होता है ना। बस इसमें क्या है, उसमें हमारा जो कंप्रेसर था वो किस तरह से बिजली से चल रहा था, यहाँ कंप्रेसर किससे चलेगा, शाफ्ट से, है ना। बेसिकली कंप्रेसर का मतलब उसमें मोटर घूमनी चाहिए, ना बिजली से घूमे
क्या किसी दूसरे मोटर के माध्यम से घूमे, तो उससे क्या हमारा रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होने शुरू हो जाता है। एसी ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी वाले ऋतु में कार को ठंडा करने का कार्य करती है, तो पता है। शीत ऋतु में रेडिएटर की मदद से, देखो ठंड के मौसम में भी फायदा होता है इसका, रेडिएटर की मदद होता है, सामने वाला जो कंडेंसर लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है, उसकी गर्मी लेकर क्या करता है, गर्मी लेकर रेडिएटर की ये आगे गर्म हवा को एसी के अंदर फ्लो कराते हैं ना। अतः एसी कारों को दोनों मुख्य ऋतुओं में यूज कर सकते हैं, ठंड में भी और गर्म में भी। कार एसी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया था। कौन सा कंप्रेसर लगा होता है, रेसिप्रोकेटिंग, जिसे प्रचारित करने के लिए बेल्ट द्वारा किसे लगाया जाता है, इंजन के साथ लगाया जाता है ना। एसी का कंडेंसर कार में रेडिएटर के सामने फिट किया जाता है। कहाँ फिट किया जाता है, कंडेंसर कंडेंसर कहाँ फिट किया जाता है, रेडिएटर के सामने फिट किया जाता है, जिससे यह रेडिएटर फैन द्वारा ठंडा होता है। ठीक है, ऊष्मा को वातावरण स्थानांतरित मतलब उसमें हीट को बाहर निकाल देता है। कार एसी में फ्रीऑन R12 यूज करते हैं, R12 यूज करते हैं। ठीक है, अब तो मोस्टली R134 यूज करते हैं। ठीक है, कार में बेटा R134 ये फ्री में यूज करते हैं, वो वाली गैस। कार एसी की कार्यविधि को इसके रेफ्रिजरेशन चक्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा है ना यहाँ पर रेफ्रिजरेशन साइकिल, देखो ये है आपका कंप्रेसर जो कि बाहर लगा होता है नॉर्मल, है ना। ये हाई प्रेशर लाइन है जो कहाँ से आती है, आपके कंप्रेसर से आ रही है। फिर यहाँ कहाँ गई, आपकी चार्ज वाल्व में गई। उसके बाद उच्च दाब लाइन, तरल लाइन, लिक्विड लाइन में आती है, फिल्टर से होती है कहाँ बन जाती है आपकी, फिर से बटन बन जाती है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, क्या क्या होता है, देखो एक तो हमारा ग्राउंड किया जाता है, बैटरी लगी होती है। ठीक है, इससे इग्निशन स्विच लगा होता है इंजन को चालू करने के लिए। यहाँ आपका मास्टर कंट्रोलर सब कुछ कंट्रोल करने के लिए, कितना टेम्परेचर देना, क्या कुछ रहना है, सब कुछ देना है। यहाँ मैग्नेटिक क्लच लगी होती है जो कि हमारे इंजन के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या कनेक्ट है, हमारा थर्मोस्टेट कनेक्ट है ना, और यहाँ हमारी ब्लोअर मोटर लगी होती है इस जगह। अब बात करते हैं कि इंजन की स्पीड में कुछ बदलाव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कार एसी में कंप्रेसर को प्रचालित करने के लिए, चलाने के लिए अलग से मोटर नहीं लगाया जाता है। अभी तो इसे कार इंजन की शाफ्ट से बेल्ट द्वारा जोड़ दिया था, पता ना, अलग से नहीं लगाते हैं, तो इंजन की शाफ्ट से ये चलती है। इसलिए कार एसी की पूरी कार्य प्रणाली कार इंजन पर डिपेंड करती है कि इंजन की कितनी स्पीड है ना। कार एसी पर इंजन के प्रभाव दो बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। तो कार की स्पीड कितनी है ना, कम है ज्यादा है। अगर जब इंजन की गति कम होगी, क्या होगी, इंजन की गति कम होगी, उस कंडीशन पे क्या होगा, क्या असर पड़ता है इससे, इंजन की गति कम होने के कारण एसी के कंप्रेसर की क्या होगी, गति भी कम हो जाती है, जिससे कि एसी की दक्षता भी, नॉर्मल सी बात है, जब स्पीड से कम से घूमेगा कंप्रेसर, कम वोल्टेज मिलेंगे, कम स्पीड मिले, वोल्टेज नहीं कम स्पीड मिल रही है, कंप्रेसर कम, कंप्रेशन कम होगा, रेफ्रिजरेंट प्रॉपर तरीका से कंप्रेस नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा, है ना। तो कम हो पाएगा मतलब उसको ठंडक भी कम प्रोवाइड करेगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगला है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है, इस पे इंजन की गति कम होने से कंप्रेसर से अधिक लोड उठाना पड़ता है, इससे ईंधन की खपत भी अधिक होती है। इसमें इंजन पर अधिक लोड पड़ेगा तथा जल्दी गर्म हो जाएगा, इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इंजन की कम गति के कारण एसी का जीवन काल भी कम हो जाता है, उसकी लाइफ साइकिल भी कम हो जाती है ना। अब बात करते हैं जब इंजन की गति अधिक हो तो क्या होता है। इंजन की गति अधिक होने के कारण कार एसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए एसी को का कंप्रेसर अधिक स्पीड से घूमेगा, जिससे इस पर कम लोड पड़ेगा, ये तो बात है। ईंधन की खपत कम होगी, अच्छी बात है। कार एसी में दक्षता उच्च हो जाएगी, अच्छी बात है। कार में सुपर कूलिंग तथा अतिशीतलता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, एसी का जीवन काल भी कम हो जाएगा, है ना। दोनों ही दिक्कत है, ज्यादा स्पीड भी बेकार है और कम स्पीड भी बेकार है ना। अतः कार एसी की उपयुक्त दक्षता, उचित कूलिंग, कम ईंधन खपत तथा लंबे जीवन काल के लिए कार को उचित गति पर चलाने की आवश्यकता होती है। कार के बंद होने की दशा में एसी कार्य नहीं करती, नॉर्मल सी बात है, पता है। एसी जब काम बंद कर देंगे तो इंजन ही नहीं घूमेगा, इंजन नहीं चलेगा तो नॉर्मल सी बात है उसको कंप्रेसर भी रन नहीं करेगा, कंप्रेसर रन नहीं करेगा, इट मींस डायरेक्टली हमारी एसी भी काम नहीं करेगी।
इस समस्या के निवारण के लिए आजकल एसी के कंप्रेसर को प्रचारित करने के लिए अतिरिक्त मोटर लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, हम अलग से मोटर फिट करते हैं। अतिरिक्त मोटर लगाने से कार एसी पर इंजन की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखो इस तरह हमारा एवोपेटर कहाँ लगा होता है, अंदर साइड में, देखो यहाँ, सॉरी, अंदर साइड में लगा होता है, यहाँ पर लगा हुआ ना पूरा कार इंजन, यहाँ आपकी बैट लगी होती है इसको चलाने के लिए कंप्रेसर को, है ना। ये आपका कंप्रेसर लगा हुआ है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक क्लच है बेटा, और यहाँ देखो कंडेंसर है बाहर साइड में लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये रिसीवर लगा हुआ है यहाँ इकट्ठा करने के लिए, कूलिंग पाइप है इसकी। ठीक, तो इस डायग्राम से एकदम क्लियर है कि वेवपोर्टर हमारा कहाँ लगा होता है, कंप्रेसर किधर साइड में लगा होता है, किधर साइड में हमारा कंडेंसर लगा हुआ है। ठीक है, बेल्ट कहाँ लगी हुई है, ये क्लियर है इस डायग्राम से। अब देखते हैं कि कार एसी और रूम एसी में क्या अंतर है ना। तो बात करें, कार का तापमान बढ़ने पर एसी द्वारा थोड़े ही समय 5 या 10 मिनट में अच्छा संतुलन बाद माहौल बना देती है। ठीक है, 5 से 10 मिनट, लेकिन ये लगातार कम ही समय तक चलता है, ऐसे तीव्र शीतलता की आवश्यकता नहीं होती। रूम एसी में टाइम लगता है ना। इसमें कार की बॉडी सूर्य की धूप से बाहर काफी गर्म रह हो जाती है ना। हम ऐसी बात है, धूप पड़ रही है तो उस पर अंदर गर्म गर्म हो जाता है काफी। इसमें सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अंदर साइड में होता है रूम के। कंप्रेसर की गति गाड़ी के इंजन की स्पीड के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। कंप्रेसर की स्पीड कितनी करनी है हमें, गाड़ी के इंजन की स्पीड से हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। कंप्रेसर की गति स्थायी रहती है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। कार एसी को काफी झटके लगते लगते रहते हैं और काफी धूल भरे वातावरण में इसको कम काम करना होता है। ठीक है, इसको है ना बाहर लगा हुआ है, नॉर्मल सी धूल मट्टी से झेलना पड़ता है, झटका भी झेलना पड़ता है। इसे प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, आकार व लोड दोनों सीमित रहते हैं, इसमें आकार भी फिक्स रहता है और लोड भी फिक्स रहता है, कितना रहने हैं दोनों एकदम। इसमें आकार और लोड स्थान के अनुसार होते हैं। इसके कंप्रेसर की क्षमता अधिक रहती है, इसमें कंप्रेसर की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसमें कम कम क्षमता का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके नेचर में अधिक समय लगता है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कार के अंदर है, पार्ट अलग अलग देखने में भी दिक्कत है, नेचर में कम समय लगता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और है बस, देखो छोटे छोटे टॉपिक है सर, टाइम नहीं लगता है इसमें। ट्रबल शूटिंग ऑफ कार एसी, कार एसी में अगर वो दिक्कत हो रही है वो कैसे निवारण करते हैं। पहली है, एसी संतोषजनक कूलिंग उत्पन्न नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे, उसमें क्या कारण हो सकता है। अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो रेफ्रिजरेंट भर देंगे, लीकेज हो रहा है तो लीकेज को चेक करके सही कर देंगे, कंडेंसर कार्य नहीं कर रहा है तो कंडेंसर को साफ करेंगे और वायु का आवागमन चेक कर लेंगे। कंप्रेसर क्लच स्लिप कर रही है तो क्लच को चेक करके टाइट कर देंगे। वोल्टेज कम आ रहे हैं जिससे कि मोटर की चाल कम हो रही है तो स्टेबलाइजर का वोल्टेज बढ़ा देंगे। ब्लोअर मोटर की चाल कम हो रही है तो कम चाल का कारण दूध गर्म कर देंगे। एवोपेटर का प्रेशर कम है तो क्या करेंगे, एक्सटेंशन वाल्व टूटा है, एक्सटेंशन वाल्व खराब हो गया इसलिए ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो एक्सटेंशन वाल्व बदल लेंगे। प्रणालियों की ट्यूब में रुकावट आ रही है तो ट्यूब को साफ कर देंगे। सक्शन थ्रॉटल वाल्व खराब है तो वाल्व को चेक करके उसको जरूरत अनुसार बदल देंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा, अगर शोर बहुत अधिक कर रहा है तो ब्लोअर की, अगर शोर ज्यादा कर रहा है तो क्या करेंगे, ब्लोअर की फिटिंग ठीक नहीं है तो फिटिंग सही कर चेक कर देंगे ब्लोअर की। कंप्रेसर बहुत ज्यादा घर्षण कर रहा है तो बेयरिंग खराब होने के कारण कर सकते हैं, बेयरिंग क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं ना। मैग्नेटिक क्लच के साथ मोटर का घर्षण हो रहा है तो क्या करेंगे, मीटर के साथ लगे क्लच और स्टार्टर को एक पर्टिकुलर दूरी पे एडजस्ट कर सेट कर देंगे। रुक रुक कर कूलिंग आ रही है तो ब्लोअर मोटर या स्विच खराब है तो क्या करेंगे, स्विच चेक करके बदल देते हैं। कंप्रेसर क्लच स्लिप हो रहा है तो क्लच को टाइट कर देंगे। थर्मोस्टेट खराब है तो थर्मोस्टेट ठीक करके नया लगा देंगे। गर्म गैस बाईपास अथवा सक्शन बाल चमक गया है तो बाल को खोलकर ठीक कर देंगे। अगला है, कार में कूलिंग नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूट गया है तो उनको जोड़ जोड़ देंगे प्रॉपर तरीका से। क्लच क्लच या सोलेनाइड जल गए हैं, टूट गए हैं तो इन्हें चेक करें, हम ठीक करके बदल देंगे, नहीं अगर ठीक होते हैं तो। ब्लोअर मोटर जल गई है या कनेक्शन टूट गया है तो चेक करके ब्लोअर मोटर को रिवाइंडिंग करा देंगे, सेट करा देंगे या दूसरी ब्लोअर मोटर लगा देंगे। एक्सटेंशन बाल खुला है या चिपक गया है, खराब हो गया किसी ने तो चेक करके उसको सही कर देंगे। ठीक है, लीकेज हो जाए किसी तरीका से ये भी काम हो सकता है तो लीकेज को चेक करके, रिसाव को चेक करके उसकी मरम्मत करा देंगे। तो इसके साथ चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल आपका देखो चैप्टर मैं शुरू कराऊंगा आप लोगों का बेटा, तो आपके जो चैप्टर हैं छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा आपका, है ना। तो ये आपके एसी से संबंधित सारे खत्म हो गए आपके 6 चैप्टर। एक एसी मोटर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और वेल्डिंग सोल्डरिंग है ब्रेजिंग है, कुल मिला के 3 चैप्टर रह गए आपके, है ना। एसी मोटर चैप्टर 6, चैप्टर 7 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और चैप्टर 8 वेल्डिंग सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, है ना। ये बता देंगे आपको कल से बेटा।
सोलेनॉइड क्या होता है, एक सेकंड दिखाता हूँ सोलेनॉइड बेटा, एक सेकंड रुक जाइए। देखो सोलेनॉइड क्या होता है ना, जैसे कि एक सेकंड होल्ड ऑन। सोलेनॉइड क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सोलेनॉइड, हाँ देखो सोलेनॉइड कॉइल का गुच्छा होता है एक तरीका से, है ना, जिसको काम करते हैं चुम्बक मैग्नेट बनाने के लिए। देखो ये दिख रहा है चुम्बक, इससे क्या चुम्बकीय क्षेत्र पैदा होता है ना। एक इंटीग्रल यहाँ से क्या आपकी इस वायर में होते हुए आपकी बिजली आ रही है, ठीक है। तो इस वायर में होकर आपकी बिजली आ रही है ऐसे, तो इन बिजली उत्पन्न होने की वजह से, बिजली फ्लो होने की वजह से क्या होता है, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है, एक वायर का गुच्छा होता है, हाउसिंग, और एक प्लंगर होती है, ऐसे चलने वाला इसमें कुछ होता है, ठीक है। वैन इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया था, उसके आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो एक सोलेनॉइड क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिजली ऊर्जा किसमें कन्वर्ट करता है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको सोलेनॉइड स्प्रिंग दिख रही है, ये आपने कभी देखा होगा, इसमें चुम्बक बन जाती है इस टाइप के, ठीक है। देखो इसमें ये सब सोलेनॉइड है। और बताइए कोई दिक्कत हो किसी को बेटा। सर माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों का, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है, मैं देखता हूँ सेकंड क्यों नहीं हो रहा है। भाई मैंने बंद नहीं किया तुम लोगों का माइक। अलाउ स्टूडेंट टू चैट, अलाउ स्टूडेंट, अच्छा अब बोल सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो, बता क्या पूछना है। अब ऑन हो गया होगा देखिए। हाँ सर अभी हो रहा है। हो गया ना, अब बोलिए क्या कह रहे थे। सर यही पूछ रहे थे बस सर, वो अब फिर उसका क्या होगा हमारा एनएसआरटी का, उसको रहने दे फिर। पढ़ना तो एक टीचर को जब अच्छा लगता है, जब उसका बच्चा उसके हाथ का पढ़ा हुआ कहीं लग जाता है, कहीं मिल जाता है, नमस्ते करता है, पूछते हैं बेटा कहाँ हो आजकल, पूछता सर मैं वहां लग गया हूँ, तो एक फीलिंग आती है अच्छी वाली कि देखो हमारे बच्चे कहीं अच्छे लगे लग गए। लग जाओगे तो हमको सैलरी दोगे या दोगे, हमको क्या लाभ है, कुछ लाभ नहीं है। बस एक अच्छा एक कह नहीं सकते, वो तो जब ही फील होता है जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे। तो कोशिश यही करो बेटा, अपना लाइफ का 24 घंटे में से 1 घंटा आध घंटा पढ़ लिया करो, है ना। देखो इतनी सारी जॉब आ रही है, गवर्नमेंट जॉब आ रही है, आप लोग उनके लिए अप्लाई करो। एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा आपके पास में, अभी मेट्रो में निकली उसमें आरएससी और कोपा मांग रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे ना। अच्छी नॉलेज, सीखी हुई ज्ञान हमेशा कभी ना कभी काम में आता है। यही नहीं मैं सारी चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज होती है मेरे से मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो उसको अपने थॉरोली बुक में जाकर पढ़ो, यूट्यूब पर पढ़ो, दुनिया भर के मीडियम है आज के टाइम में। मोबाइल का मिस यूज मत करो, अच्छा पढ़ोगे हमेशा आगे जाओगे, है ना। कोशिश, अगर कोई क्वेश्चन है किसी सब्जेक्ट से, किसी भी आपका लग रहा है आप तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन की, तो मेरे से पूछ सकते हो, मैथ का है, जीके का है, रीजनिंग का है, कोई टॉपिक है, तो मेरे से कंसर्न करते हो। मैं अगर मुझे आएगा मैं हेल्प कर दूंगा आपका, है ना। नहीं आएगा तो मैं नेट वगैरह कहीं ना कहीं से हेल्प लेकर तो आपकी हेल्प कर दूंगा। कोशिश यही करो, आप पहले जाओ तो हर टॉपिक के अंदर, पढ़ो थोड़ा सा, जब तो आप जानोगे, पढ़ोगे नहीं तो कैसे जानोगे ना, नहीं जान पाओगे ना कभी भी। आप पढ़ो, देखो अभी कुल 5 क्लास में बच्चे आ रहे हैं, तो ये कौन सा तरीका है यार। आप लोगों की मैं 5-6 दिन बाद एमसीक्यू सीरीज शुरू कराऊंगा, तो मुझे भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है बेटा। 19 चैप्टर है आपके, 1.5-2 महीने लग जाएंगे कराते 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 कराते, तो वो जब भी पॉसिबल हो पाएगा ना, आप खुद से थोड़ा एफर्ट लगाओगे। मैं तो आपसे ये बोलता हूँ, आप सिर्फ ऑनलाइन आइए, पढ़िए थोड़ा बहुत, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए, मेरे बाद में पढ़िए, मेरे पहले से पढ़िए। अब ऐसे क्या फायदा कि मैं ही पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, यार मेरा तो काम है पढ़ाना, मुझे पैसा मिलता है इस चीज के लिए, लेकिन आपका तो करियर है ना आगे, आप नहीं मेहनत करोगे कैसे काम चलेगा बताइए आप। अरे लाइव पढ़िए, खूब एंजॉय करना, खूब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, दुनिया पढ़िए यार, दुनिया घूमने के लिए पढ़िए, खूब मौज करना, खूब एंजॉय करना लाइफ में। एक जिम्मेदारी तो फ्री, एक माँ आप क्या चाहते हैं, आपसे ये नहीं कह रहा कोई कि मैं आपसे कि अंबानी बन जाओ, कि टाटा बिरला बन जाओ, कि आदित्य बन जाओ, कि आप फर्म के ये बन जाओ, कि आप मार्क जुकरबर्ग बन जाओ, या आप मार्क क्या बोलते हैं वो, यार, या कोई दुनिया का पैसा वाला बनने को बोल, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ छोटी मतलब पढ़ाई करके बेटा आप नौकरी लगा लो, जो पढ़ाई आ रहा है उसको पढ़ लो। और भी कंपटीशन निकलती है, जॉब निकलनी है, उनकी तैयारी कर लो, अच्छी जगह पहुंचो कहीं। किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंटरेस्ट नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर की तैयारी करो, कम से कम अच्छी जगह अप्लाई तो कर दोगे, सर्टिफिकेट चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, वो यही पॉसिबल होगा अच्छी तरीके से चीजों को सीखोगे। अगर थ्योरेटिकल है, आज तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे तो 80% आपकी प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व हो जाएगी।
जब प्रैक्टिस करने बैठोगे एसी में तो आपको पता होगा कि एवापोरेटर कहाँ लगा होता है, कंडेंसर कहाँ लगा होता है, सक्शन वाल्व कहाँ लगा होता है, डिस्चार्ज वाल्व कहाँ लगा होता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप चीजों को बड़ी आसानी से कर लोगे। चलो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत टाइम देके पढ़ लिया करो आप लोग, ठीक है बेटा। वीडियो की समस्या है मैं हूँ, ठीक है। यूट्यूब आप व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपके वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, यूट्यूब से देख लिया करो। एक दो बार देखोगे नॉर्मल चीजें याद हो जाएंगी, है ना। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो आप लोग बेटा।